नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। 8 PM शो। नरेश मीणा को जब जमानत मिली उसके बाद वो जेल से बाहर आए, उसके बाद से लगातार वो लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। वो समरावता गांव गए, इस बीच वो मीडिया से भी बात कर रहे हैं और लगातार मतलब सुर्खियों में बने हुए हैं। अब उनको लेकर चर्चाएं हैं कि भाई उनका आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्या वो घर वापसी करेंगे, मतलब कांग्रेस में जाएंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर तीसरे दल में हनुमान बेनीवाल या फिर राजकुमार राउत के साथ शामिल होंगे या फिर वो अपनी एक अलग लेगेसी तैयार करेंगे। जिस तरीके से वो सुर्खियों में बने हुए हैं, तो क्या अब नरेश मीणा कुछ अलग, कुछ बड़ा करेंगे, ऐसी सुर्खियां लगातार चर्चा है। अभी नरेश मीणा ने हालिया एक इंटरव्यू में कहा कि वो 30 सीटों पर चुनाव लड़े सकते हैं और जो अंता में उपचुनाव की जो चर्चा है कि वहां पर उपचुनाव हो सकता है, वहां पर भी वो ताल ठोक सकते हैं। तो आज बात करेंगे इसी बात पर कि क्या नरेश मीणा अंता से चुनाव लड़ेंगे और अगर चुनाव लड़ते हैं तो कौन उनके साथ होगा, क्या समीकरण है अंता सीट का, कैसे नरेश मीणा की सियासी विरासत आगे बढ़ेगी, बहुत कुछ बात करेंगे। तो हमारे सहयोगी सुमित देवड़ा, जो कि लगातार नरेश मीणा पर खबर कवर कर रहे थे, वो लगातार जब से उनकी ज़मानत पे हर एक अपडेट ले रहे थे, बार बार कितनी बार उनकी फेल हुई, क्या हुई, तो उन्हीं के पास ये बात करेंगे, उन्हीं से। सुमित, बहुत स्वागत है शो में। नरेश मीणा जब से ज़मानत से बाहर आए हैं, देखिए लगातार, क्योंकि आप उनकी ज़मानत पे भी मतलब जब वो जेल में बंद थे, लगातार जब सुनवाई हो रही थी तब आप उनका अपडेट ले रहे थे। अब जब से वो जेल से बाहर आए हैं, लगातार वो राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगातार वो मीडिया में इंटरव्यू भी दे रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। अब उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए, वो 30 सीटों पर कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, अंता में भी, क्योंकि सबसे पहले भी उपचुनाव की संभावनाएं बनी हुई, क्योंकि वहाँ के जो मौजूदा विधायक कंवरलाल मीणा हैं वो जेल जा चुके हैं, 3 साल की उनको सजा हुई है। तो एक सीट वो उपचुनाव के लिए संभवतः मानी जा रही है कि वहाँ पर हो सकता है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि क्या नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे अंता का, क्योंकि उन्होंने तो ऐलान कर दिया, और उसके बाद किसका उनको साथ मिलेगा, क्या कुछ समीकरण हो सकता है? देखिए, बिल्कुल 8 महीने की जेल काटने के बाद में जब अब नरेश मीणा बाहर आए हैं तो उनका एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। वे और ज्यादा गंभीर और ज्यादा सशक्त दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें निर्दलीय फिर से जोड़, क्योंकि उन्होंने देवली उनियारा विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वे दूसरे नंबर पर रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस जो है वह बिल्ड हुआ है। और ऐसे में अगर अंता में अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है और वे अगर किसी पार्टी कोई मौका नहीं देती है, तो ऐसे में जो है सीधा सीधा नरेश मीणा जो है निर्दलीय ताल भी ठोक सकते हैं। देखिए, जिस तरह से पॉलिटिकली नरेश मीणा का जो इस पूरे दौरान उपचुनाव से लेकर जो है अब तक जमानत तक जो पॉलिटिकली राइज हुआ है, उन्होंने जो जेल काटी है, उसका जो है पे ऑफ जरूर जो है उनके एक सफल राजनेता बनने में जरूर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरह से नरेश मीणा ने जो जिस तरह से उपचुनाव में जो घटनाक्रम हुआ समरावता में, उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया और जब वे जमानत पे बाहर आए और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए यह कहा कि कहीं ना कहीं जो है मेरी भी गलती थी और मुझको इतनी आवेश में आकर इस तरह की जो है चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसे में नरेश मीणा एक मैच्योर राजनेता के रूप में जो है जमानत के बाद में दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक अंता विधानसभा क्षेत्र की बात है, तो यहाँ से प्रमोद जैन भाया जो है पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में विधायक और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उनके जो है उनके खिलाफ उन्होंने नरेश मीणा ने पहले मोर्चा भी खोला था। किस तरह से वो है उनके घर के बाहर जाकर धरना दिया था, उसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसको लेकर भी जो है राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील लगाई गई थी। इसके बाद में जो है उनको जमानत मिली थी इस पूरे मामले में, क्योंकि नरेश मीणा के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ने के बाद में जो समरावता कांड हुआ, उसमें जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उन्होंने जो पिछले सारे मुकदमे थे, छात्र राजनीति से लेकर राजनीति की मुख्य धारा में आने तक के सारे मुकदमों को क्लब करते हुए सभी में जो है फाइल चलाई और ऐसे में सभी मुकदमों में जो है एक एक करके नरेश मीणा को जमानत लेनी पड़ी। और कई ऐसे मुकदमे थे, यही कारण था कि नरेश मीणा
कि साथ में जो 60 लोग अंदर गए थे समझौता कांड में, वो तो बाहर आ गए, लेकिन नरेश मीणा को बाहर आने में इतना समय लगा। बार बार हम राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिलने की खबर सुनते थे, लेकिन हमें ये पता चलता था कि जो राहत मिली है वो एक पुराने जी। मामले में मिली है। उसमें एक मामला यह भी था जब उन्होंने प्रमोद जैन भाया के निवास के बाहर जो है जयपुर में जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था मामलों को लेकर, और फिर उसके बाद में उनके ऊपर केस दर्ज किया गया था और राजस्थान उच्च न्यायालय से जो है राहत मिली थी। देखिए, जब तक आगे आने वाले उपचुनाव की बात है, हाँ हो सकता है कि नरेश मीणा जो है अब जो है सक्रिय राजनीति में, अगर पार्टी से टिकट ना भी मिले तो एक निर्दलीय चुनाव लड़ने के सक्षम दावेदार है। जी सुमित, लेकिन अब क्योंकि आपने जिक्र कर ही दिया प्रमोद जैन भाया का, तो अब कल ही देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई प्रमोद जैन भाया के ऊपर जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, उन मामले को लेकर। तो उसमें अपील प्रमोद जैन भाया ने ही पहले क्योंकि हाईकोर्ट में करी थी कि भाई मुझे जो है राहत दे दी जाए इस सुनवाई से। वहाँ उनको राहत नहीं मिली तो अब वो पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी डिनाई कर दिया। तो एक चर्चा है कि भाई महेश जोशी के बाद प्रमोद जैन भाया का भी अगला नंबर हो सकता है, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनकी जांच अगर हुई तो अब प्रमोद जैन भाया खुद उसमें उन्होंने याचिका लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। ऐसे में अगर उनको सुप्रीम जांच आगे बढ़ती है, कुछ मामले केसेस दर्ज होते हैं और अंता का उपचुनाव होता है, हम आगे की बात कर लेते हैं, तो अगर होता है और क्योंकि कंवरलाल मीणा का भी माना जा रहा है कि भाई वो उसमें अभी स्पीकर जो है राहत दे सकते हैं कुछ सज़ा कम करने के मामले में, वो भी एक पेच फंसा हुआ है, तो इसलिए उपचुनाव होगा कि नहीं होगा ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर सारे समीकरण बनते हैं तो कांग्रेस के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। क्या कोई दूसरा एक चेहरा आपको लगता है कि कोई वहाँ पे कांग्रेस को मिल पाएगा? क्योंकि बीजेपी के जो चेहरा है वो ऑलरेडी जेल में जा चुका है, तो कांग्रेस के पास यहाँ एक ऐसा चेहरा तलाशना जो उनको जीत सुनिश्चित कर सके, वो एक बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा। अगर ऐसे में कांग्रेस नरेश के साथ जाती है तो उसके लिए बेनिफिट होना चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर नरेश को उन्होंने टिकट नहीं दिया, नरेश निर्दलीय खड़े हो गए, तो फिर कांग्रेस के लिए तो फिर मुश्किल है, क्योंकि 12 में भी छबड़ा में आपने देखा टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय खड़े हुए, कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चला गया। देवली उनियारा में आपने देखा कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। तो छबड़ा में क्या वो अंता में क्या वो गलती कांग्रेस करना चाहेगी या उसके पास कोई दूसरा चेहरा है, या बीजेपी इस चीज को कैश करना चाहेगी कि हाँ भाई एक सेंटिमेंट नरेश मीणा के साथ है तो क्यों ना नरेश मीणा को ही वहां पे उतार दिया जाए? क्या कुछ समीकरण चर्चा में क्या कुछ कहते हैं? देखिए जब तक अंता विधानसभा की बात है, जिस तरह से आपने कहा कि इस पूरे मामले में इस विधानसभा पर उपचुनाव होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या स्पीकर जो है कंवरलाल मीणा को जो है राहत देते हैं या नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन इस पूरे मामले में प्रमोद जैन भाया की मुश्किलें तो देखिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने पहले राजस्थान उच्च न्यायालय में एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन वहां से खारिज हो गई थी। इसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी जो है उनको किसी तरह की राहत नहीं मिली, क्योंकि इस पूरे मामले में जो है प्रमोद जैन भाया के ऊपर जो केस दर्ज किए गए हैं वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मामलों में 19 से ज्यादा मुकदमे जो है वो बताए जा रहे हैं। ऐसे में उनकी जो है मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से महेश जोशी जो है अब मुश्किलें बढ़ गई उनकी, और जिस तरह से वे जो है पुलिस की गिरफ्त में है, इसके बाद में जो है अब कई ऐसे माना जा रहा है कि प्रमोद जैन भाया का क्या इस तरह की परिस्थिति आ सकती है। हालांकि आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर अंता पर उपचुनाव का जो है उपचुनाव की बिगुल बजता है, तो ऐसे में नरेश मीणा को अपने खाते में डालने के लिए न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी जो है पूरा प्रयास करेगी। देखिए जो नरेश मीणा है उन्होंने जब ये बाहर आए और एक दिन बाद में जब वो खाटू श्याम जी गए और वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई नेताओं का जो है नाम लिया, कई जो है नेताओं का धन्यवाद भी दिया, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास थे, प्रहलाद गुंजल थे, जो इंदिरा हनुमान मीणा। बेनीवाल का तो उन्होंने विशेष धन्यवाद दिया था। और इसके बाद में उन्होंने कई नाम लिए, लेकिन सचिन पायलट का नाम ले लिया। कहीं न कहीं जो है जिस तरह से वे 8 महीनों की जेल काट कर आए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मध्य प्रदेश के 2 एमएलए का नाम ले लिया, उत्तर प्रदेश के 2 एमएलए का नाम ले लिया, लेकिन
नरेश मीणा, क्योंकि उपचुनाव देवली उनियारा विधानसभा सीट से जब कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय पर्चा भरने के बाद में भी उन्होंने हमेशा पायलट का सेनानी अपने आप को बताया और पायलट के नाम पे चुनाव लड़ने का प्रयास किया। लेकिन जब वे जमानत पर बाहर आए तो उन्होंने पायलट का नाम नहीं लिया। ऐसे में क्या नरेश मीणा जो है दबी जबान में यह कहना चाहते हैं कि वे सचिन पायलट और कांग्रेस जो है उनके कई नेताओं से नाराज है, क्योंकि वे कभी न कभी कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं? हालांकि अगर नहीं, उपचुनाव का सुमित, मौका अंतर सुमित, जी नरेश मीणा का मैं एक वक्तव्य सुन रहा था, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि भाई सचिन पायलट के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, सचिन पायलट जी राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव हैं, उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, उनको बहुत से पार्टी आलाकमान को सवाल जवाब देने होते हैं, लिहाजा मैं उन पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनके ऊपर दबाव है। रही बात चुनाव प्रचार में आने की, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मुरारी लाल मीणा और हरीश मीणा ने उन पे दबाव बनाया कि अगर आप नरेश मीणा को टिकट देते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो अब क्या बोलते हैं, अब सचिन पायलट के सामने चुनौती है, नरेश मीणा ने कहा, बोले सचिन पायलट के सामने चुनौती है कि भाई अगर ये इस्तीफा दे देते तो राहुल गांधी फिर सचिन पायलट से पूछते कि भाई आपके चलते एक सांसद मेरा कम हो गया, तो वो सचिन पायलट के सामने मुश्किल थी। वैसे ही आज भी उन्होंने कल भी उन्होंने एक बयान में कहा कि भाई सचिन पायलट को जो करना था, जो कर सकते थे, वो उन्होंने किया, लेकिन हाँ, अब उनके ऊपर भी, क्योंकि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के एक महासचिव हैं, तो उन पे बहुत सारे प्रेशर हैं, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहना चाहता, और ना ही कुछ भी नहीं कहना चाहता, मतलब इस तरीके से। तो उन्होंने ना अगर अच्छा कहा तो उन्होंने बुरा भी नहीं कहा, उन्होंने बहुत से नेताओं के नाम गिना दिए, लेकिन उन्होंने अच्छा या बुरा सचिन पायलट के बारे में कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा हाँ, उनकी मजबूरियां हैं और उनकी मजबूरियों को मैं समझता हूं। जी देखिए, जो राजनीतिक जानकार है उनका यह कहना है कि सवाल से कहीं ना कहीं नरेश मीणा बचते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि वे सीधा विरोध तो उन्होंने नहीं किया, ना ही अच्छा बोला। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया किन नेताओं का आप धन्यवाद देते हैं, उसमें जो है सचिन पायलट का नाम नदारद जो है वो कहीं ना कहीं जो है सभी को अखरा है। और कहीं ना कहीं अगर अंता में कांग्रेस अगर नरेश मीणा को उम्मीदवार बनाना चाहती है और अपने अंदर वापस शामिल करना चाहती है, तो एक बात चैलेंज होगा, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर केवलाल मीणा की हाल ही दिनों में राजनीति देखी गई है, वह एक अलग तरह की राजनीति है और पार्टी से कुछ अलग थलग वे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है भाजपा भी एक और मीणा अच्छा उम्मीदवार जो युवाओं में प्रचलित हो, और नरेश मीणा इन दिनों 8 महीनों के जो उपचुनाव से लेकर अभी तक जो समय बीता है उसमें युवाओं में बहुत प्रचलित हुए हैं, उनके चहेते हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी है। ऐसे में कहीं ना कहीं युवाओं में उनका क्रेज देखा गया है। ऐसे में युवा वोटर को साधने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा भी प्रयास करेगी और कांग्रेस भी प्रयास करेगी। हाँ, कांग्रेस में जो है कांग्रेस के लिए ये जो है थोड़ा आसान होगा नरेश मीणा को अपनी ओर लाना, क्योंकि वे हमेशा से जो है कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं। हालांकि उन्होंने सचिन पायलट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कुछ लोगों का यह कहना है, राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि कहीं ना कहीं दबी जुबान में जो है नरेश मीणा ने नाराजगी जो है जाहिर की है। उन्होंने जो है राष्ट्रीय महासचिव है, हो सकता है कि उन्हें जो है केंद्र नेतृत्व में कई जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इतना भी जो है कोई भी नेता केंद्र नेतृत्व तक जाए बोले, लेकिन अपने जो क्षेत्र होता है जहां से वे चुनाव लड़ते हैं, उस क्षेत्र के जो इशू होते हैं उनको प्रमुखता से रखते हैं। देखिए, हाल ही में जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अपने गृह नगर जोधपुर आए, लेकिन उन्होंने जो है राष्ट्रीय नेता होते हुए भी अपने गृह नगर के जो विकास कार्य है उनको लेकर जो है मुद्दों को रखा, उनको कहा कि किस तरह से है उन काम को रोका गया है। तो ऐसे में नरेश मीणा जो है उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं, कभी उन्हीं की पार्टी का हिस्सा रहे हैं, उनके नाम पे चुनाव लड़ा है, और जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रहलाद गुंजल ने बार बार सभाओं का आयोजन किया, उनका परिवार जो है नरेश मीणा
का परिवार जो है किस तरह से हनुमान बेनीवाल से मिलने गया और उनका पूरा समर्थन उनको मिला। आंदोलन की बात भी कही गई थी। हाल ही में जो है अगर 11 जुलाई को जो है जमानत नहीं मिलती तो ऐसा माना जा रहा था कि 20 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन जो है वो भी होने वाला था। 11 जुलाई को ही है जो जी। शाम को इसकी बैठक होने वाली थी, लेकिन इससे पहले जमानत मिल गई। तो कहीं ना कहीं जो है वो नाराजगी जो है हो सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस अंता विधानसभा में अगर जिस तरह से प्रमोद जैन भाया जो है इस पहला चुनाव अब हाल ही का चुनाव 2023 का विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और अगर ये सीट वापस उपचुनाव की ओर जाती है तो कांग्रेस के लिए सबसे जो है उचित उम्मीदवार जो है नरेश मीणा हो सकते हैं। वे नरेश मीणा की ओर देख सकते हैं और इस विधा क्योंकि जो है अगर क्योंकि उन्होंने वैसे ही जो है उपचुनाव में चुनाव लड़ने की बात कही है। अगर कांग्रेस किसी और को उम्मीदवार बनाती है और नरेश मीणा फिर से निर्दलीय ताल ठोकते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक को ज्यादा नुकसान होगा इसके मुकाबले भाजपा के वोट बैंक को नुकसान हो। तो कहीं ना कहीं प्रयास कांग्रेस का हमेशा रहेगा कि वे जो है नरेश मीणा को अपनी टीम में फिर से शामिल कर पाए। पायलट गुट जो है हमेशा ये प्रयास करेगा कि इस क्षेत्र में जो है पायलट का प्रभाव ज्यादा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नरेश मीणा को वापस शामिल करने का प्रयास जरूर रहेगा। अब देखना होगा कि नरेश मीणा जो है पुरानी बातें भूलकर सभी बातें भूलकर क्या वे फिर से कांग्रेस में जाते हैं या एक जो है हनुमान बेनीवाल की तरह अलग राह बनाने की ओर चले जाते हैं या फिर वे जो है अपनी नाराजगी को बताते हुए जो है भाजपा की ओर रुख करते हैं और क्या भाजपा उनके लिए दरवाजे खोलती है या नहीं खोलती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। जी अब मुझे लगता है कि सुमित बहुत छोटा सा जवाब लेंगे क्योंकि देखिए एक लंबी फहरिस्त है जो भाजपा में गए उनका अस्तित्व क्या रहा है लौट के आने के बाद, या जिन्होंने निर्दलीय अपना या फिर अलग पहचान बनाई राजस्थान की राजनीति में उनका अस्तित्व क्या रहा है, वो भी एक लंबा इतिहास है। किरोड़ी लाल मीणा हो गए, आपके घनश्याम तिवारी जी हो गए, हनुमान बेनीवाल भी बीजेपी से ही निकले हैं, उन्होंने भी अलग पार्टी बनाई, लेकिन आज हसर देखिए क्या है। अभी राजकुमार राउत हैं, वो भी 2028 में तय होगा कि भाई वो कितना लंबा चल पाते हैं। राजस्थान में कभी कोई अकेला एकला चलो वाले सियासत कर नहीं पाया है, मतलब कांग्रेस बीजेपी से हट के वो कभी लंबी राजनीति नहीं कर पाया। और जहाँ तक अभी पिछली अगर देखें 2023 में तो कई ऐसे युवा चेहरे रहे हैं जिन्होंने बीजेपी से बगावत करके बाद में बीजेपी ने बीच में भी डोरे डाले और बाद में भी डोरे डाले, कहीं कामयाब हुए लेकिन कहीं पे बात नहीं बनी। लेकिन तो वही बात है कि नरेश मीणा अपना ये फ्यूचर भी तो देखेंगे। देखिए अमरीश, जब मैं नरेश मीणा जब की रिहाई हुई वे जमानत पर जो है बाहर आए, इसके बाद में जो है मैं उनके लगातार अलग अलग मीडिया हाउस में जो है उनके बयान सुन रहा था। उसमें उन्होंने एक बयान में यह भी कहा कि अब जो है नई शुरुआत है और मैं कभी किसी के लिए डरी नहीं चाहूंगा। साफ इशारा है कि अब जो वक्त है वह ताल ठोकने का है और जिस तरह से उन्होंने उपचुनाव में परफॉर्मेंस दिया है। चलिए कुछ ऑडियो इशू सुमित के साथ हो रहा है, हम फिर करेंगे। तो चलिए खैर देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि नरेश मीणा एकला चलो की नीति अपनाएंगे या फिर वो जो पिछला जो पास्ट रहा है राजनीतिक पार्टियों का या फिर कहें एकला चलो का, वो बहुत लंबा नहीं चल पाया है, तो फिर वो उनके सामने दो ही ऑप्शन है, कांग्रेस या बीजेपी। बीजेपी से वो चोट खाए हुए हैं, कांग्रेस से भी चोट खाए हुए हैं क्योंकि 2 बार उसने टिकट नहीं दिया। लेकिन हाँ, कांग्रेस के बड़े नेताओं पर अगर कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो नरेश मीणा कभी हमलावर नहीं हुए हैं। वो आज भी कहते हैं कि प्रताप सिंह कचरियावास, इंदिरा मीणा, प्रहलाद गुंजन सरीखे नेता उनके साथ खड़े रहे और वो उनकी तारीफ भी करते हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि हाँ, नरेश मीणा का अभी वो अलगाव कांग्रेस से नहीं हुआ है। हाँ, अंता में क्या कांग्रेस उनको मैदान में उतारी? कांग्रेस के सामने चुनौती इसलिए भी है क्योंकि प्रमोद जैन भाया, जिनसे नरेश मीणा का 36 का आंकड़ा था, जो कि 2023 विधानसभा चुनाव हारे थे, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो लिहाजा कांग्रेस के पास भी ऑप्शन नहीं है कि वहाँ पर कोई एक कद्दावर चेहरा वो अगर उपचुनाव होते हैं तो उतार सके। ऐसे में नरेश मीणा एक बेहतर उम्मीद कांग्रेस के लिए भी हो सकते हैं। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के घर में है। राजस्थान में सियासी ऊंट किस करवट बैठे ये तो देखना
दिलचस्प होगा। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नरेश मीणा को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, किस पार्टी से लड़ना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।